In a revaluation model, under the revaluation model, the property, plant, equipment is carried at fair value, less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses. अंडर द रीवैल्यूएशन मॉडल हम क्या करते हैं, एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, जबकि हमने पिछले कॉस्ट मॉडल में हमने क्या डिस्कस किया कि हम एसेट को उसकी कॉस्ट पे ही मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इफ द रिवैल्यूएशन अल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड, द टू कंडीशंस मस्ट बी कंप्लाइड विद। Revaluation must subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount of the asset does not differ materially from the fair value at the end of each reporting date। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि हम जब रिवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, तो हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है रिवैल्यू करने की एसेट की, वो इस तरह हो, या तो ईच रिपोर्टिंग डेट पर हम अपने एसेट को रिवैल्यू करें और चेक करें कि जो जिस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्डेड है वो ज़्यादा डिफरेंट ना हो उसकी फेयर वैल्यू से। तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज दैट द एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट एट ईच रिपोर्टिंग डेट हम उसको रीवैल्यू करें। अगर अगर एक एसेट की वैल्यू में फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आते, तो आप एक साल से ज़्यादा अरसे के पीरियड भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीवैल्यूएशन। When an item of property, plant, equipment is revalued, the entire class of the assets to which the item belongs must be revalued. सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप किसी भी एक एसेट को रिवैल्यू करते हैं, तो उसकी इंटायर क्लास को आप रिवैल्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिवैल्यू करना है लैंड को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 2 या 3 लैंड्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, तो आप किसी एक पे रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई करें और दूसरे पे रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई ना करें, कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें। तो अगर आप लैंड की एक लैंड पर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे, तो उसकी पूरी क्लास पर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना होगा। अगर आप मशीनरी के ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं इसी तरह, तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा मशीनरी हैं कंपनी में, अगर एक मशीन पर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इंटायर क्लास यानी तमाम मशीनरी की क्लास के ऊपर तमाम मशीनरीज पर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना होगा। When an item of property, plant, equipment is revalued, the entire class of the assets to which the item belongs must be revalued. Yeah, okay. Accounting for revaluation, जब भी हम किसी भी एसेट को रिवैल्यू करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? Remove any existing accumulated depreciation, restate the asset from cost to revaluation, and include increase in the carrying value in revaluation reserve। ये सारे पॉइंट्स हम अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। If the revaluation increase in the value of an asset, the increase is presented in the OCI and is held in the revaluation surplus within the other component of the equity। अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में रिवैल्यूएशन के नतीजे में इंक्रीज आता है, तो हम उसे OCI यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। इफ अ रिवैल्यूएशन डिक्रीज इज द वैल्यू ऑफ एज एसेट, अगर रिवैल्यूएशन डिक्रीज होता है, तो द डिक्रीज शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। तो जो भी रिवैल्यूएशन के नतीजे में एसेट की वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीज आता है, उसे हम P&L में रिकॉर्ड करेंगे। अनलेस देयर इज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व रिप्रेजेंटिंग अ सरप्लस ऑन द सेम एसेट। तो ये क्या कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, पहले साल आपने एसेट को रीवैल्यू किया, जिसके नतीजे में एसेट की वैल्यू में इजाफा हो गया। इजाफा होने के नतीजे में कुछ ना कुछ पोर्शन जो है उसका वो जाएगा OCI में रिवैल्यूएशन रिजर्व। नेक्स्ट ईयर आपने उस एसेट को जब रीवैल्यू किया, तो उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ गई, यानी रिवैल्यूएशन डिक्रीज हो गया। तो जब एक प्रीवियसली रिवैल्यूड एसेट को आप दोबारा से रिवैल्यू करते हैं और वो डिक्रीज होता है रिवैल्यूएशन के नतीजे में, तो जो पहले से रिवैल्यूएशन रिजर्व रिकॉर्डेड है, उससे पहले रिड्यूस करेंगे, उसके बाद जो भी डिक्लाइन आएगा उसे हम P&L में रिकॉर्ड। तो हम अभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे सॉल्व करते हैं, तो उसमें ये पॉइंट थोड़ा और
तो फर्स्ट इज अपवर्ड रिवेरिएशन। हम 4 केसेस को डिस्कस करेंगे रिवेरिएशन में। नंबर 1 इज द अपवर्ड रिवेरिएशन, नंबर 2 इज द डाउनवर्ड रिवेरिएशन, नंबर 3 इज अपवर्ड देन डाउनवर्ड रिवेरिएशन, एंड नंबर 4 डाउनवर्ड देन अपवर्ड रिवेरिएशन। द फर्स्ट इज अपवर्ड रिवेरिएशन। क्वेश्चन है कि on 1st January 2021, M1 Limited purchased a building $100 million with a near residual value and 10 years useful life। एक बिल्डिंग परचेज होती है 1st January 2021 में, जिसकी वैल्यू 100 मिलियन है और यूजफुल लाइफ इज 10 years। The company policy is not to transfer the incremental depreciation। On December 31st, 2021, the building was revalued to 108 crore। एक साल बाद जो एसेट है उसकी जब बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन की जाती है तो पहली बारी में मिलती है आपको फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 108। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं। द रिक्वायरमेंट इज पास द जनरल इंक्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 28 के एसेट्स कॉस्ट है 100,000, लाइफ इज 10 years। तो एनुअल डेप्रिसिएशन वुड बी 10 एंड द कैरिंग अमाउंट वुड बी 90। तो दिसंबर 31 2021 में तो एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो है 90 मिलियन, लेकिन जो फेयर वैल्यू है वो है 108 मिलियन। सो एसेट्स, सबसे पहले एसेट को डेबिट करेंगे 100 से एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज एंड कैश बैंक क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बाय 10, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 10। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जब भी हम डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले जो भी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हम उसे रिवर्स करें। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वुड बी डेबिट बाय 10। तो अब एसेट का हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दिया, तो एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर आ गया, दैट इज 100 और 108 के दरमियान जो डिफरेंस है वो बेसिकली 8 का है। तो एसेट की वैल्यू में हम इजाफा करेंगे कितने से, 8 से। तो एसेट वुड बी डेबिटेड बाय 8 मिलियन और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा उसके में बाय 18 मिलियन। हमने यही देखा था पिछले स्लाइड में कि if the revaluation increases the value of an asset, the increase is presented in OCI and is held in the revaluation surplus within the other component of the equity। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन यानी एसेट की वैल्यू में अब कमी आ रही है। On 1st January 2021, J1 Limited purchased a premises for 100 million with a nil residual value and 10 years useful life। एसेट परचेज हुआ है 100 मिलियन का, उसकी लाइफ है 10 years। दिसंबर 31st 2021 द बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड टू 63 मिलियन। एसेट जो रीवैल्यू हुआ है उसकी वैल्यू हो गई है 63 मिलियन, यानी कि एसेट की वैल्यू काफी कम हो गई। रिक्वायर्ड पास द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले आप एसेट को जब परचेज किया आपने तो एसेट डेबिट एंड कैश बैंक क्रेडिट बाय 100। इस साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज किया बाय 10 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 10। तो एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2021 में वो है 100 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज 90 मिलियन। क्योंकि एसेट की जो फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है वो है 63 मिलियन। तो अब 90 से हमें एसेट को लेकर जाना है 63 की। मेथड सिंपल है कि सबसे पहले आप जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे रिवर्स करेंगे तो एसेट अपनी कॉस्ट पे आ जाएगा। अब कॉस्ट और फेयर वैल्यू में जो डिफरेंस है वो चेक कर लें। 100 and 63, the difference between the two is 27। तो सॉरी 37। तो द डिफरेंस बिटवीन 63 एंड 100 इज 37। तो एसेट को आपने डिक्रीज करना है बाय 37 और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो
P&L में चला जाएगा बाय 27 पेयर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इट मींस के एसेट पहले अपवर्ड रिवैल्यू होगा और उसके बाद डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। On 1st January 2021, M2 Limited purchased a building for $100 million with nil residual value and 10 years useful life. On 31st December 2021, the building was revalued to 108, means के बिल्डिंग जो है अपवर्ड रिवैल्यू हुई है फ्रॉम 100 million to 108 million and a surplus of 18 million was recognized. सबसे पहले यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट केस की तरफ, वो है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। एसिड हमने परचेज किया, एसिड डेबिट बाय 100 मिलियन एंड कैश बैंक क्रेडिट बाय 100 मिलियन। डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसकी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बाय 10 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट बाय 10। 10 कैसे हमने कैलकुलेट किया? एसिड की वैल्यू ऑफ परचेज है 100 मिलियन एंड यूजफुल लाइफ इज 10, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 मिलियन। On 31st December 2021, asset was revalued to 108 million. तो बेसिकली हम एसेट की रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट में कितना इज़ाफ़ा हुआ है? 8 मिलियन से इज़ाफ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे बाय 10 और एसेट में जो इज़ाफ़ा हुआ है उसे रिकॉर्ड करेंगे एसेट डेबिट बाय 8 और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन रिज़र्व में चला जाएगा बाय 18 मिलियन। तो इफेक्टिवली जो आपका एसेट है वो रिवैल्यू हो गया है टू 108 मिलियन। आगे देखते हैं। On 31st December 2022, due to slump in the property market, the building was revalued, but this time the word was only 55 million. ड्यूरिंग दिसंबर 22 में हमने बिल्डिंग को दोबारा से रिवैल्यू किया जिसकी में एसेट डिक्लाइन होकर 55 मिलियन पे आ गई। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022 चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 12। 12 क्या था? एसेट की जो वैल्यू थी 108 मिलियन है, 108 डिवाइडेड बाय 9 द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, तो द रिजल्ट इज 12 मिलियन। अब हमने एसेट क्योंकि 108 मिलियन पे रिकॉर्डेड है, उसे लेकर जा रहे हैं 55 मिलियन। तो अगर देखा जाए तो 108 और 55 में जो डिफरेंस है वो है 3 मिलियन। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय 53 मिलियन। तो एसेट क्रेडिट बाय 53 मिलियन, जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमने उसको रिमूव किया बाय 12 मिलियन। अच्छा, अब देखा जाए तो पूरा का पूरा अमाउंट हमें पी&एल में लेके जाना चाहिए, लेकिन आईएएस कहता है कि अगर किसी प्रीवियसली रीवैल्यूड एसेट का रीवैल्यूएशन रिजर्व मौजूद है, तो सबसे पहले आप उस रीवैल्यूएशन रिजर्व को रिवर्स करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा फिर उसे आप पी&एल में लेके जाएँगे। तो हमारे पिछले साल हमने क्या किया था, जब एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 18 मिलियन को रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले हम उस जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसे रिवर्स करेंगे बाय 18 मिलियन और डिक्लाइन के नतीजे में जो रिमेनिंग डाउनवर्ड अमाउंट होगा उसे हम 23 मिलियन से पी&एल में करेंगे। एक और केस देखते हैं, डाउनवर्ड देन अपवर्ड रिवैल्यूएशन, यानी कि सबसे पहले हमने एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया। इसका मतलब है जो लॉस है, जो एक्सपेंस है, वो इमीडिएटली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते हैं। और उसके बाद जब हमने अपवर्ड रिवैल्यू किया तो सबसे पहले हम उस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज लॉस को रिवर्स करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट के रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेते जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द कोर्स। ऑन 1st January 2021, G2 Limited
J on 1st January 2021, J2 Limited purchased premises of 100 million with a nil residual value. Useful life is 10 years. On 31st December 2021, the building was revalued to 63 million and the loss of 27 million was directly reported to the PM. तो हमने जब रीवैल्यू किया एसेट को तो डाउनवर्ड रीवैल्यू करने के नतीजे में एसेट हमारा 63 मिलियन पर आया और इन जो लॉस हमने बुक किया है वो 27 मिलियन का बुक किया है. On 31st December 2022, due to surge in the property market, the building was again revalued and this time the worth was man. यानी अब 2022 में एसेट 63 मिलियन से 92 मिलियन पर रीवैल्यू होती. Past the current interest for year ended 31st December 2020. हम सबसे पहले 2021 में हम देखते हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुआ था. एसेट हमने बुक किया था बाय 100 million and cash up and credit by 102 at the time of its purchase. Depreciation expense debit by 10 and accumulated depreciation credit by 10. और फर्स्ट 31st December 2021 में एसेट जो रीवैल्यू हुआ था 3 दिन से. तो हम जब रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करते हैं तो हम सबसे पहले जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे इन्वर्ट करते हैं बाय 10 और जो एसेट की कॉस्ट में और रीवैल्यूड अमाउंट में जो डिफरेंस है उससे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे. 100 से एसेट 50 का है, इट मीन्स के एसेट की वैल्यू में 37 मिलियन से कमी आएगी. तो एसेट विल बी क्रेडिटेड बाय 37 और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो पीएनएल में चला जाएगा 27 which represent the loss in the value of. Effectively the asset is now valued at 615. Next year, on December 31st, 2022, it was searched in the property market. The building was again revalued, and this time the worth of the building is 92. अब 63 से एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है और ये कहाँ चला गया है 92 में. अगर हम चेक करें कि 92 और 63 में कितना डिफरेंस आ रहा है तो इफ बेसिकली 92 माइनस 49. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दिसंबर 22 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करेंगे. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बाय 7 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 7 तो आया क्योंकि एसेट की वैल्यू 63 है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एसेट टू 9 ईयर्स. उसके बाद जब हम वैल्यूएशन को रिकॉर्ड करेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करेंगे बाय 7 और एसेट की वैल्यू में जो डिफरेंस है यानी कि 92 और 16 है. अगर देखें तो एसेट 63 मिलियन पे रिकॉर्डेड था लेकिन हमें लेके जाना है उसे 92 मिलियन. इन दोनों का जो डिफरेंस है 29. बेसिकली हम एसेट को इंक्रीज कर देंगे बाय 29 मिलियन. अच्छा अब जो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है उससे रिवैल्यूएशन रिजल्ट के प्रीमियम को रिकॉर्ड. यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन के नतीजे में तो टोटल इंक्रीज आई है 29 प्लस 7 36 मिलियन का. तो हम 36 मिलियन पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं लेकर जाते बस पहले से कुछ लॉस बुक हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ईयर डाउनवर्ड रिवैल्यू. सबसे पहले हम उस पीएनएल को रिवर्स करेंगे बाय 24 मिलियन और उसके बाद रिवर्स करेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ. जब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि लास्ट ईयर जो हमने पीएनएल में लॉस रिकॉर्ड किया था डाउनवर्ड इवैल्यूएशन के नतीजे में वो 27 था लेकिन हम जो रिवर्स कर रहे हैं वो सिर्फ 24 कर रहे हैं. ऐसा दिस इज बिकॉज अगर आप
ईयर 2022 के डेप्रिसिएशन को देखिए, अगर एसेट 2021 में रीवैल्यू ना हुआ होता तो हम इस साल डेप्रिसिएशन 7 की जगह पर 10 से रिकॉर्ड कर रहे होते। बट ड्यू टू रीवैल्यूएशन हमने 3 से डेप्रिसिएशन को कम रिकॉर्ड किया, तो इफेक्टिवली हम उस लॉस को एज ए इनकम यहाँ रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो रिमेनिंग होगा यानी कि जो प्रेस ऑफ डेप्रिसिएशन है बाय 3, उसके बाद जो भी पीएनएल का लॉस रह जाएगा उसे हम रिवर्स करें, यानी कि हम यहाँ पर 27 में से 3 को ऑलरेडी रिवर्स कर